पूरा उपन्यास समाप्त हो चुका है। रोमांचक कहानी अभी शुरू होने वाली है। शादी की सालगिरह के दिन जब मेरी सगी बहन ने मुझे अस्पताल में कैद कर रखा था, तब मेरी पत्नी छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी में गई हुई थी। सब कह रहे थे कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने खलनायक परिवार और दूसरी मुख्य अभिनेत्री की किस्मत बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये सब एक अधूरा सपना बनकर रह गया। जैसे ही मुख्य अभिनेता सामने आया, सब लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे। अच्छा हुआ कि जाने से पहले सिस्टम ने कहा था कि इस शरीर की मौत के बाद मेरी आत्मा मेरी असली दुनिया में वापस लौट सकती है। नीचे कूदते ही ऐसा लगा जैसे किसी हाथ ने मुझे कसकर पकड़ लिया हो। शायद किस्मत अच्छी थी कि मैं जिस अस्पताल में था, वो 6ठी मंजिल पर था। मैं खिड़की के पास गया, उसे खोला और बर्फीली हवा ने मेरी हड्डियों तक को कंपा दिया। आखिरकार मुझे इस नरक से मुक्ति मिलने वाली थी। मैंने बिस्तर के पास का कैबिनेट खिसकाया और अपने दोनों पैर धीरे से खिड़की के बाहर निकाल दिए। मौत गले लगाना इतना आसान था। कानों में हवा की सांसा गूंज रही थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने मेरे दोनों हाथों को जोर से खींच लिया। धुंधली आंखों से मुझे एक जानी पहचानी जोड़ी आंखें दिखाई दीं। शायद यह मरने से पहले की यादों का वापस आना था। मुझे याद आया जब मैं इस दुनिया में आया था, तब इस शरीर की उम्र सिर्फ 5 साल थी। इन 20 से ज्यादा सालों में सिस्टम ने मुझे खलनायकों को बचाने और उनकी किस्मत बदलने का काम सौंपा था। अगर मैं किसी एक को भी सुधारने में कामयाब हो जाता, तो असली दुनिया में मेरी जानलेवा बीमारी बिना किसी दवा के ठीक हो जाती। लेकिन दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरी खलनायक माँ, रिश्तेदार और भाई बहन सभी मुख्य अभिनेता के प्यार में अंधे थे। मेरा होना उनके लिए किसी मसीहा जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे विलेन जैसा था जो हमेशा मुख्य अभिनेता के खिलाफ साजिशें रचता है। उनकी नज़रों में मैं एक लालची, काले दिल वाला और मुख्य अभिनेता को बर्बाद करने के लिए ओछी हरकतें करने वाला एक नाकारा इंसान था। अब आखिरकार ये सब खत्म होने जा रहा था। मैं अपने आखिरी दिन बिताने के लिए अपने असली घर लौटने का और इंतजार नहीं कर सकता था। जल्दी करो, उसका दूसरा हाथ भी ऊपर खींचो। ऊपर से खिंचाव और तेज होता गया। मुझे धीरे धीरे खींचकर वापस खिड़की के अंदर लाया गया और मेरे चेहरे पर बर्फीले पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी गई। मैं ठंड से कांप उठा। अभी कूदने से पहले तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही थी। आवाज की दिशा में देखने पर मुझे बिस्तार पर बैठी एक महिला दिखी जो प्रोफेशनल सूट पहने हुए थी। वह अपनी भौहें सिकोड़े गुस्से में मुझे घूर रही थी। उसकी नजरों की वह चुभन बेहद जानी पहचानी थी। मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया, तीसरी दीदी। उसकी भौहें और तंग गई और वह और ज्यादा चिढ़ गई। मेरा नाम ले रहे हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? ये मेरी तीसरी दीदी शेन यू थीं, जो आज के समय की मशहूर बिजनेस लीडर और लू कंपनी की बॉस है। इतनी कम उम्र में उन्होंने लू ग्रुप का साम्राज्य खड़ा कर दिया और कंपनी के शेयर बाजार में आने के बाद उनकी संपत्ति का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब वो परिवार से नाराज होकर विदेश गई थी, तो मैंने अलग अलग जगहों पर पार्ट टाइम काम करके उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। घर से मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। मैं दिन में पढ़ाई करता और रात में पैसे जुटाने के लिए नौकरियां करता था। जब शेन यू अपना बिजनेस छोड़ने ही वाली थी, तब मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैंने सिस्टम की शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया और उनके सामने हाथ जोड़कर शेन यू के साथ बिजनेस करने की मिन्नतें की थी। कंपनी की शुरुआत में जब वित्तीय संकट आया था, तब मैंने ही घुटने टेक कर अपनी माँ से कंपनी के काम के लिए पैसों की भीख मांगी थी। वे मुश्किल दिन जो हमने साथ बिताए थे, बीतते ही भुला दिए गए। मेरी और दूसरी फीमेल लीड सोंग याओजी की शादी के बाद असली मेल लीड, जो कि मेरा भाई है कियांग है, घर पर सुस्त पड़ा रहता था और उसने कई हफ्तों तक कुछ खाया पिया नहीं था। हर किसी को लगा कि मैंने कोई चाल चली है और सोंग याओजी के बिस्तर तक पहुंच गया हूं। मेरे अपने माता पिता ने कहा कि मेरे जैसा शर्मनाक बेटा उनका नहीं हो सकता, और बड़ी तथा दूसरी बहन ने तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया। और जब तीसरी बहन शेन यूए वापस आई, तो उसने मेरे पक्ष में बोलने के बजाय मुझे उठाकर एक मंदिर में भेज दिया। वहां मुझे हर दिन सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती थी और ये सिलसिला पूरे 3 साल तक चला। मंदिर के लोग भी शेन यूए के इशारे पर मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। भरपेट खाना न मिलना और ढंग के कपड़े न होना तो आम बात थी।
तुम जैसे चरित्रहीन आदमी को सुधरने के लिए वही भेजा जाना चाहिए। हर तरह का गंदा और भारी काम तुम्हारे लिए ही सबसे सही है, ताकि तुम बाहर जाकर औरतें न ढूंढो। मेरी बेगुनाही पर किसी ने भरोसा नहीं किया। हे कियांग के एक इशारे पर पूरा परिवार कुत्तों की तरह उसके पीछे भागता था। ये सोचकर हंसी आती है कि मैं पहले कितनी कशमकश में जी रहा था। अच्छा हुआ कि सिस्टम ने जाने से पहले मुझे याद दिलाया कि मरने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं आजाद होकर अपने घर लौट सकूंगा। ऐसी नरक जैसी जगह से मुझे बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। शेन युए ने मुझे जमीन पर बेजान बैठे हुए और फर्श को घूरते देखा तो वो आगे बढ़ी और उसने मेरे दोनों हाथ खींच लिए। जब मेरे हाथ ऊपर खींचे गए तो उन पर गहरे निशान पड़ गए थे। शेन युए ने एक नजर देखा और उसकी आंखों में साफ तौर पर मजाक उड़ने का भाव था। तुम भी क्या सही समय चुनते हो, लू बड़े साहब, खास हे कियांग के जन्मदिन के दिन ही। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी लाश उठाने इस अस्पताल में आएगा? मैंने ठंडी नजर से देखा। सच और झूठ से अब क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मर भी गया तो तुम लोगों की आंखों में नहीं खटकूंगा। लू प्रेसिडेंट के पास काफी समय है, जो अपने भाई के जन्मदिन के दिन मुझ जैसी दुष्ट औरत को देखने अस्पताल आई है। शेन युए चौंक गई और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मुझे ये डर न होता कि तुम हे कियांग के जन्मदिन की पार्टी में खलल डालोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ आती? शेन युए ने हाथ से इशारा करके 2 लोगों को बुलाया और वे मुझे सामान समेत घसीटते हुए अस्पताल के दरवाजे पर ले आए। मुझे रास्ते भर घसीटा गया और मैं बिना किसी विरोध के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ा। शेन युए ने ऊपर से मुझे देखते हुए कहा, मरना है तो कहीं दूर जाकर मरो। दूसरी बहन के इस अस्पताल को गंदा मत करो। मरकर भी किसी पर दोष मढ़ना चाहते हो, है ना? मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और खड़ा हो गया। अस्पताल के बाहर मरना काफी रहेगा ना? तो ये सबसे अच्छा है। मैंने शेन युए की तरफ हाथ हिलाया। अलविदा, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। और फिर मैं मुड़ा और तेजी से दौड़ते हुए पास की चलती गाड़ियों वाली सड़क की तरफ भागा। शाम के ट्रैफिक का समय था। सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं और अचानक एक इंसान के सामने आ जाने से वहां की व्यवस्था बिगड़ गई। कई गाड़ियों ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पूरी सड़क पर हॉर्न का शोर गूंजने लगा। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अगर कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार दे तो मैं जल्दी घर वापस जा सकूंगा और इस दुख से आजाद हो जाऊंगा। जैसे ही मैं एक कदम और आगे बढ़ाने वाला था, पीछे से किसी ने पूरी ताकत से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे गाड़ियों के बीच से खींचकर जमीन पर पटक दिया। वही तीसरी बहन शेन युए, जिसने अभी अभी मुझे कहीं दूर जाकर मरने को कहा था, इस समय गुस्से से लाल होकर मुझे घूर रही थी। उसका काला प्रोफेशनल सूट भी तेजी से दौड़ने के कारण पूरी तरह से सिकुड़ गया था। वह हाफते हुए मुझ पर चिल्लाई, ये चेन, अब तुम फिर से कौन सी चाल चल रहे हो? कमीने, तुझे लगता है कि तेरे झूठे मरने के नाटक से किसी को फर्क पड़ेगा? मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने शांति से कहा, तो फिर मुझे सच में मर जाने दो। तुम्हारा भी भला, मेरा भी भला और सबका भला, इसमें क्या बुराई है? शिल्पा, शेन युए, जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी, उसके हाथ अचानक रुक गए, जैसे उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। आज राहुल, हे कियांग, का जन्मदिन है। तुम हमें परेशान मत करो और राहुल के जन्मदिन के जश्न में खलल मत डालो। मैंने आंखें उठाकर शिल्पा की तरफ देखा। उसके होंठ अभी अभी की बहुत ज्यादा बहस या भागदौड़ की वजह से हल्के सफेद पड़ रहे थे। थोड़ा ऊपर देखने पर उसकी आंखें हल्की लाल दिखाई दे रही थी। मजेदार बात तो ये है कि मैं खुद मरना चाहता हूँ, लेकिन इस बात से उसे ही सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरी शादी के बाद से क्या ये वही गुस्से में लाल होने वाली लड़की नहीं थी जिसने मुझे मंदिर में बंद करवा दिया था? क्या ये वही नहीं थी जिसने सबको ये ताकीद की थी कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए? क्या उन्हीं प्रताड़नाओं की वजह से मैं अस्पताल नहीं पहुंच गया था? साफ दिख रहा था कि यहाँ तो मैं मर नहीं पाऊंगा। मैं उठा और सीधे घर की तरफ चल दिया। कम से कम जगह तो बदली ही जा सकती है। मुझे मुड़कर जाते देख शिल्पा तुरंत मेरे पीछे आई और उसने मेरा कुर्ता पकड़कर खींच लिया। इसे जाने मत दो। कौन जानता है कि तुम जैसे कमीने के दिमाग में अब क्या नया घटिया प्लान चल रहा है। अगर मैंने पहले से तैयारी नहीं की तो क्या तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे? जब तुम घर पहुंचोगे तो दूसरी दीदी खुद ही तुम्हें ठीक कर देंगी।
मैंने इसके बारे में दोबारा सोचा। इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान ऐसा है जो मुझे सबसे ज्यादा मरा हुआ देखना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से मेरी दूसरी दीदी प्रीति गु किंग किंग ही है। और यही मेरी प्यारी दीदी थी, जिन्हें जब पता चला कि मंदिर के लोगों ने मुझे प्रताड़ित करके अपाहिज कर दिया है, तो उन्होंने लोगों को बोलकर मुझे अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया था। अपनी आंखों के सामने मेरा ऑपरेशन करवाया, लेकिन मुझे रत्ती भर भी एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा नहीं दी। विवेक, ये चैन को एनेस्थीसिया से एलर्जी है, इसे मत देना। उसने राहुल को जो तकलीफ पहुंचाई है, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। अस्पताल में मरना आसान नहीं था, तो घर जाना शायद एक बेहतर विकल्प था। सिन्हानिया लू निवास रोशनी से जगमगा रहा था। नौकर चाकर बहुत ही सलीके से राहुल के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। हॉल में तो राहुल के सबसे पसंदीदा सांप को एक शीशे के बक्से इनक्यूबेटर में रखा गया था, ताकि लोग उसकी तारीफ कर सकें। किसकी तारीफ के लिए? जाहिर है, ये सब सिर्फ राहुल को खुश करने के लिए था। मैं उस शीशे के बक्से पर झुक गया और अंदर रेंगते हुए सांप को देखने लगा। तभी सफेद कोट पहने प्रीति अंदर आई। मुझे उस बक्से के पास देखकर वो तेजी से आगे बढ़ी। अस्पताल वालों ने तुम्हें बाहर कैसे आने दिया? वो लोग क्या खाकर काम करते हैं? तुम अब यहाँ क्या तमाशा खड़ा करना चाहते हो? प्रीति बड़बड़ाते हुए मुझे गालियां देने लगी और उन्होंने मुझे एक तरफ खींच दिया। ये सब कब से शुरू हुआ? जो दीदी कभी इतनी समझदार और संवेदनशील थीं, वो आज मुझे देखते ही गालियां क्यों बकने लगती हैं? पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने उनके जाने का सारा गुस्सा और दर्द दूसरों पर निकालना शुरू कर दिया था। वो मैं ही था जो बीच में पड़कर अपनी दीदियों को उस गुस्से से बचाता था, जबकि खुद माँ के नशे में धुत होने के बाद उनकी लात घूंसे और मार खाता था। पिताजी की मौत के बाद माँ अक्सर शराब के नशे में रहती थी। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि वो शराब की बोतल से प्रीति के दोनों हाथों पर वार करने वाली थी। तब मैंने प्रीति को अपने पीछे छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो बोतल मेरी बाह पर आकर लगी और वहां गहरे जख्म का निशान बन गया। वो पहली बार था जब प्रीति इतनी डर गई थी कि एम्बुलेंस को फोन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे एम्बुलेंस में चढ़ाते समय वो इतनी घबराई हुई थी कि उनका एक जूता कहीं छूट गया और उन्हें पता तक नहीं चला। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, प्रीति ने कसकर मेरी आस्तीन पकड़ रखी थी और रोते हुए कहा था, अगर विवेक को कुछ हो गया तो मेरे डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जब से माँ राहुल को घर लेकर आई, तब से प्रीति का सिर्फ एक ही भाई नहीं रह गया था। राहुल हमेशा कहता रहता था कि उसकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए प्रीति ने मुझसे जबरदस्ती वो दुर्लभ जड़ी बूटियां निकलवाई जो पिताजी मरते वक्त मेरे पास छोड़ गए थे, और खुद अपने हाथों से उसके लिए काढ़ा बनाने को कहा। लेकिन राहुल का तो क्या ही कहना, वह बीमार था ही नहीं। वो हर बार सबकी नजरों से बचकर उस काढ़े को गुपचुप तरीके से फेंक देता था। एक बार जब मैंने उसे रंगे हाथों काढ़ा फेंकते हुए पकड़ लिया, तो दीदियों ने उसे डांटने के बजाय मुझ पर ही झूठ बोलने और छोटा दिल रखने का आरोप लगा दिया था। ये चिन, पहले मुझे कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि तुम इतने स्वार्थी इंसान हो। न केवल तुम हे कियांग को दवा नहीं देना चाहते थे, बल्कि तुमने उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया। क्या तुम्हारी नजर में हे कियांग की जान की कोई कीमत नहीं है? बाद में हे कियांग गंभीर रूप से बीमार हो गया। उस साल माँ के हाथों घायल हुए हाथ को गु चिंगचिंग ने अपने हाथों से एक बार फिर तोड़ दिया। तब से गु चिंगचिंग ने मुझे अपना भाई मानना बंद कर दिया। ये चन, मेरा तुम्हारे जैसा क्रूर दिल वाला भाई नहीं है। मेरे हाथ को दूसरी बार लगी चोट के बाद मैं फिर कभी भारी सामान नहीं उठा पाया। जब भी बारिश का मौसम आता है, इसमें लगातार तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से मंदिर में पानी लाते समय मैं कभी बाल्टी पूरी नहीं भर पाता और लोग मुझे तरह तरह से नीचा दिखाते हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। बड़े साहब की बीमारियां तो बहुत हैं। शेन युए का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। उसने गु चिंगचिंग को देखते हुए रुककर कहा, हे कियांग आज ही बीमारी से ठीक हुआ है। सोंग याओजी ने आज हे कियांग के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी है। ये चन इस बार शायद सचमुच गंभीर लग रहा है। उसने अभी अभी 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। दूसरी बहन गु चिंगचिंग ने थोड़े चिड़चिड़ेपन से अपना हाथ झटका और मुझे तिरछी नजर से देखा। उसकी इस घटिया चाल पर क्या तुम्हें सचमुच विश्वास हो गया? ये चन किस तरह की चालें चलता है, क्या ये तुम्हें और मुझे अच्छी तरह से नहीं पता? शेन युए ने अपना सिर झुका लिया।
फर्श को देखते हुए उसने अपना मुंह सिकोड़ा, जैसे वो खुद का मजाक उड़ा रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी अब मेरे झांसे में आ गई थी। यहाँ तक कि उसका होश भी उड़ गया था। गू चिंग चिंग इंक्यूबेटर के पास गई और पत्थर पर लेटे उस सांप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने दस्ताने पहने हुए थे। एक झटके में सांप की गर्दन दबाई और दूसरे हाथ से सांप की पूंछ को सहारा देते हुए उसे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल लिया। हे कियांग बीमारी से ठीक हुआ है और अपने इस प्यारे जीव को बहुत याद कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम वापस आएं तो तुम यहाँ कहीं दिखाई न दो। मैंने चमकती आंखों से सांप का सिर पकड़े हुए उसके हाथ को देखा और खुद ही सांप के सिर के सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सांप में जैसे जान आ गई। उसने अपनी लंबी पतली जीभ निकाली, अपना बड़ा मुंह खोला और फुफकारते हुए मेरे हाथ पर काट लिया। गू चिंगचिंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे कियांग ने जो सांप पाला था वह कोई साधारण सांप नहीं था। वो सांप पूरी तरह से काला था और उसके दांत बेहद जहरीले थे। लेकिन हे कियांग को ऐसे ठंडे खून वाले जीव बहुत पसंद थे। जब तक वो हे कियांग की पसंद की चीज होती, लू झाओं के पास हमेशा उसे घर में रखने का कोई न कोई तरीका होता था। मैंने उस समय घर में ऐसा जहरीला जीव पालने का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि मुझे डर था कि यह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तब हे कियांग रोने धोने लगा और बीमारी का नाटक करते हुए कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भैया दरअसल मुझे पसंद नहीं करते। मुझमें इतनी कमियां हैं और ऊपर से मुझे ऐसी अजीबोगरीब चीजें पसंद हैं। गू चिंगचिंग ने मुझे एक थप्पड़ मारा और हे कियांग को अपने पीछे छुपा लिया। ये चन, अगर तुम्हें हे कियांग पसंद नहीं है तो साफ कहो। इस तरह कमियां निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सांप किसे दिखाई नहीं देगा। इतना बड़ा सांप देखकर भला कौन दूर नहीं भागेगा। पुरानी बातें याद करके मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सोचा भी नहीं था कि आज ये जीव सचमुच काम आ जाएगा। सांप का तेज जहर जल्द ही पूरे शरीर में फैल गया और मैं बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने दूसरे हाथ से सांप के काटने वाले घाव को ढक लिया और मेरे मुंह के कोनों से खून की धार बहने लगी। इस बार मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। गू चिंगचिंग ने फुर्ती से सांप को वापस इंक्यूबेटर में रखा और आगे बढ़कर मुझे जमीन से उठाया। उसका एक हाथ मेरी पीठ को जोर जोर से थपथपा रहा था और दूसरा हाथ उस घाव को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था जिसे मैंने ढक रखा था। मैं मरते दम तक संघर्ष कर रहा था। अपनी पूरी ताकत से उस हाथ को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसे सांप ने काटा था। गू चिंगचिंग ने मेरे दूसरे हाथ को पकड़कर इतना खींचा कि वह लाल हो गया, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये चन, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? अपना हाथ छोड़ो। मेरी रक्षा करने की कोशिश को अटूट देखकर मेरे मुंह से खून बाहर निकलने लगा। गू किंकिंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और मुझे एक और थप्पड़ जड़ दिया। तुम दिन रात आखिर किस बात से जलते रहते हो? सोंग याओ जी, अगर हे कियांग की बीमारी से ठीक होने की खुशी मना रही है तो इसमें क्या गलत है? सोंग याओ जी और हे कियांग ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम सालों पहले किस तरह गिड़गिड़ाकर सोंग याओ जी के बिस्तर तक पहुंचे थे, क्या तुम भूल गए? हमारे परिवार में तुम्हारे जैसा आत्मसम्मानहीन इंसान कोई नहीं है। मरना जीना है तो यहाँ मत करो। मैंने अपनी पूरी ताकत से सका हाथ पकड़ रखा था ताकि वो घाव को न देख सके। मेरा हाथ उसे दबाने की वजह से बिल्कुल लाल हो चुका था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और नौकरों को आवाज देकर मुझे दबोचने के लिए कहा। मुझे जमीन पर पटक दिया गया। मैं बेबस था। मेरे मुंह से लगातार खून बह रहा था और जहर के असर से मेरा आधा शरीर सुन्न हो चुका था। इस हाल में भी मैंने गू किंकिंग की आंखों में देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कहते हो कि मेरी चालें घटिया है। तुमने हे कियांग की बातें सुनी और काले को सफेद मान लिया। क्या तुमने कभी खुद इसकी जांच की? हे कियांग ने बस इतना कहा कि मैंने जहर दिया है और तुम मुझे घर से बाहर निकालने के लिए उतावली हो गई, इस डर से कि कहीं तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मेरी बातों से गू किंकिंग का गला रुंध गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी दरवाजे के बाहर से अचानक तेज कदमों की आवाज आई। सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक महिला तेजी से अंदर आई। वह मुझे पार करते हुए सीधे तीसरी बहन शेन युए के पास गई। ये चैन कहाँ है? उस नीच को घर ले आओ।
मुझे उससे ठीक से पूछना है कि वो अब कौन सी नई चाल चल रही है। हे कियांग को अभी फिर से बेचैनी होने लगी है। उसने कहा कि 2 दिन पहले उसकी मुलाकात ये चैन से हुई थी और उसने उसका दिया हुआ पानी पिया था। हे कियांग का ये पुराना नाटक है जो वो हर 2-3 दिन में करता रहता है, ताकि इस बात से डर बना रहे कि कहीं सोंग याओजी मेरे साथ बहुत अच्छी न हो जाए। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरी हंसी छूट गई। शेन युए और गु किंगकिंग ने तुरंत मुझे बेहद गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखा, जैसे मैंने फिर से कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने सोचा कि तुम आज नाटक क्यों कर रहे हो और बार बार मरने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो बात यह है कि तुमने कोई गलत काम किया है और कहीं और अपनी घटिया चालें चली है। सच बताओ, तुमने हे कियांग के रास्ते में क्या कांटा बोया है? तुम अब और क्या बुरा काम करना चाहते हो? गु किंगकिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था और मुझे कीचड़ की तरह जमीन पर पड़ा देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने मुझे एक जोरदार लात मारी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और गु किंगकिंग की लात से मेरे मुंह से फिर से खून का एक फव्वारा छूटा। अगर मैंने सच में हे कियांग को जहर दिया होता तो क्या आज मेरी ये हालत होती? लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे लिए यहाँ से जाने का सबसे अच्छा मौका है। वे लोग हे कियांग को इतना पसंद करते हैं कि अपनी आंखों में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद वे उसके लिए अपना आपा खो दें और मुझे सीधे जान से मार दें। मैं जमीन पर आंखें बंद किए पड़ा था और इधर-उधर दौड़ते कदमों की घबराहट भरी आवाजें सुन रहा था। कोई खून रोकने के लिए कुछ लाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने मेरा सिर हिलाया। मेरी पलकें भारी हो रही थीं और धुंधली नजरों से मुझे एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। ये चैन, तुम्हें मरने की इजाजत किसने दी? आने वाली महिला सेना की शानदार वर्दी में थी और उसके बाल करीने से संवरे हुए थे। बड़ी बहन लियू यानरान से मिले एक लंबा अरसा हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बहादुर और रौबदार शख्सियत बन चुकी होंगी। मेरी ये बहन बचपन से ही बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। जब पिताजी जीवित थे तो वे हमेशा मुझे हिदायत देते थे कि स्कूल आते जाते समय अपनी बहन को समय पर साथ लेकर आऊं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, एक बार शिक्षक ने मुझे सजा के तौर पर रोक लिया था, जिससे मैं समय पर उसकी रक्षा करने नहीं पहुंच सका। उसे एक तंग गली में घेर लिया गया था, लेकिन अपने उस छोटे और कमजोर शरीर से उसने अपने बड़े से स्कूल बैग को मजबूती से छिपाकर रखा था। तुम्हें जो मारना मुझ पर करो, स्कूल बैग को हाथ मत लगाना, मारो। बात खत्म करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई वीर शहीद होने जा रहा हो। उसका यह मजाकिया अंदाज देखकर मेरी हंसी छूट गई। थोड़ी आवाज हुई, जिससे उस छोटे से वजूद ने अपनी एक आंख आधी खोली। गली के मोड़ पर मुझे देखकर उसने जल्दी से हाथ के इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मैंने अपने हाथ बांधे और गली के मोड़ से ही जोर से चिल्लाया, पुलिस है, गार्ड आंटी, यहीं पर है, कोई लूटपाट कर रहा है। आवाज सुनते ही वे लोग तुरंत दुम दबाकर भाग खड़े हुए। भागते समय उन्होंने रास्ते में मुझे धक्का दिया, जिससे मैं जमीन पर गिर गया। मैं हाथ का सहारा लेकर उठा और सिर झुकाकर अपनी पैंट से धूल झाड़ने लगा। तभी मेरी नजरों के सामने 2 पैर आ गए। सिर्फ एक स्कूल बैग ही तो था, उसमें ऐसा क्या था जो चाहिए था उन्हें दे देती। तुम्हारा ये छोटा सा शरीर उनके लात घूंसों को कैसे बर्दाश्त कर पाता? मैंने सिर उठाकर सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की की तरफ देखा। ऐसा नहीं हो सकता, वह स्कूल बैग मेरी पूरी पॉकेट मनी से मेरे लिए खरीदा गया था। मुझे काफी देर तक चुप देखकर उसने फिर से सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसे ही दिन बीतते बीतते कई साल निकल गए। लियू यानरान के मिलने के बाद सेना में भर्ती होना और फिर हे कियांग का सामने आना। लियू यानरान असल में मेरे साथ सबसे अच्छी थी। उस समय मेरे पास उसके साथ अपना मिशन पूरा करने का थोड़ा मौका था, लेकिन अफसोस, हे कियांग आ गया। हे कियांग के आते ही सबका ध्यान पूरी तरह से उसी पर टिक जाता था। हे कियांग का शरीर कमजोर है, अगर तुम उसे थोड़ा रास्ता दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? ये चैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवजह की जिद करोगे। हे कियांग ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? तुम अपने ही भाई को फंसाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जब दूसरी बहन गु किंगकिंग ने मुझे घर से निकालने की बात कही, तब लियू यानरान लिविंग रूम में बैठी रही और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद मैंने सोंग याओजी
से शादी कर ली। हे कियांग ने सोंग याओजी के पास जाकर कहा कि मैंने कोई चाल चली थी और उसके बिस्तर तक पहुंच गया। लियू यानरान ने खुद उस दिन होटल की लॉबी में सब कुछ होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसके बाद हे कियांग बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही बैठा रहा और लियू यानरान को वापस बुलाकर टीम में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद वो सालों तक वापस नहीं आई। इन सालों का वह सारा प्यार और नधरत वह अपने साथ ही ले गई। बहुत अच्छा हुआ। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब लोग यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ तक कि वे लोग भी लौट आए हैं जो बरसों से दूर थे और कभी वापस नहीं आए। लेकिन अफसोस, अब मैं तुम लोगों के इस ड्रामे में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैं बस यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ। जब मेरी आँख खुली तो सामने वही जानी पहचानी सफेद छत थी। हवा में अब भी अल्कोहल और सैनिटाइजर की गंध फैली हुई थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने अपनी कलाई उठाई। बाह पर बंधी पट्टी गु किंकिंग के खास तरीके से बांधी गई थी। गु किंकिंग खुद घाव का इलाज करने आई थी। ये सचमुच हैरान करने वाला था। मुझे होश में आते देखकर पास की कुर्सी पर बैठी गु किंकिंग ने मेज को थपथपाया और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाह का घाव ज्यादा गहरा नहीं है, सोंग याओजी ने थोड़ा हाथ रोक लिया था। लेकिन तुम्हारी बॉडी से सांप का जहर धीरे धीरे निकल रहा है। अगर एंटीवेनम न होता तो शायद तुम सचमुच मर चुके होते। ये चेन, तुम आखिर फिर से क्या नया तमाशा खड़ा कर रहे हो? जब तुमने कोई दवा नहीं मिलाई थी तो तुमने साफ-साफ बताया क्यों नहीं? अब देखो, कोई भी खुश नहीं है। मिल गई न तुम्हें तसल्ली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाकी लोग भी एक एक करके अंदर आने लगे। की बात खत्म होते ही सब लोग मिलकर ताने देने लगे। हे चियांग ने सोंग याओजी की आस्तीन खींची और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक मासूम और बेचारा सा चेहरा बना लिया। आप लोग भैया को और मत डांटिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि सुबह कम खाने की वजह से अचानक मेरा ब्लड शुगर लो हो जाएगा। मैं तो बस इतना चाहता था कि बैंक्वेट अच्छे से हो जाए। मुझे नहीं पता था कि मुझे अस्पताल आना पड़ेगा और मेरी वजह से भैया को फिर से गलत समझ लिया जाएगा। भैया भी अजीब है। उन्होंने कोई सफाई तक नहीं दी। इस बार तो सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ। आप सब मुझे ही दोष दीजिए। मैं हे चियांग के उस मगरमच्छ के आंसू वाले नाटक को देख रहा था और मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। सफाई क्या देनी? क्या सफाई देने का कोई फायदा है? ये सफाई देना कि मैंने कभी भी हे चियांग को दवा देकर फंसाने की कोशिश नहीं की। ये सफाई देना कि हे चियांग के सांप की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सफाई देना कि 3 साल पहले हे चियांग जो गंभीर रूप से बीमार पड़ा था, वो मैंने किसी को भेजकर नहीं करवाया था। मैंने पहले ये बातें अनगिनत बार कही थी। क्यों? क्या अब कहने से कोई फर्क पड़ जाएगा? सभी लोगों का ध्यान मेरी बातों की तरफ खिंच गया। हे चियांग तो बिल्कुल दंग रह गया और हैरान होकर मुझे देखने लगा, जैसे उसने उम्मीद ही न की हो कि मैं इतना सब कुछ बोल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भैया, आप मेरी बात सुनिए। उसने फिर से अपनी आंखें मलीं और तुरंत अपनी आंखों से 2-4 आंसू निकाल लाया। वह पूरी तरह से एक बेकसूर लड़का लग रहा था, लेकिन अफसोस कि उसके दाहिने हाथ की कसी हुई मुट्ठी उसके अंदर की नफरत और गुस्से को बयां कर रही थी। मैंने अपना सिर घुमाकर बेड की तरफ देखा। इस बहरूपिये को देखकर मुझे चिढ़ हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल इस कदर पसीज गया कि उनसे रहा नहीं गया। सोंग याओजी ने आगे बढ़कर हे चियांग को अपने पीछे छुपा लिया और झुककर ध्यान से देखने लगी कि कहीं हे चियांग सच में तो नहीं रो रहा। ऐसे इंसान को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे इंसान हो, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। गु चिंगचिंग भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और लाड से हे चियांग के सिर पर हाथ फेरा। तुम भी ना, थोड़ा ज्यादा खाया करो। हमारा हे चियांग पहले से ही इतना हैंडसम है कि उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। बर्थडे पार्टी में तुम्हें अपने लुक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हे चियांग हमेशा से ही बहुत हैंडसम है। लोग हे चियांग को घेर कर खड़े हो गए और बढ़ चढ़कर उसकी तारीफ करने लगे। हे चियांग का उतरा हुआ चेहरा आखिरकार खिल उठा
और उसने मुस्कुरा दिया। जब उसने देखा कि मैं मुड़कर उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो उसकी हंसी और गहरी हो गई। उसके चेहरे पर साफ तौर पर जीत का घमंड और उकसावा था। मैंने एक गहरी सांस ली। इस प्यारे से परिवार का ये नाटक न जाने कितनी बार हो चुका था। मेरा दिल अब इस सब से बिल्कुल सुन्न हो चुका था। लेकिन हे चियांग को अभी भी मेरी तरफ घूरते हुए देखकर और उसके उस नीच रवैये को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने तंज कसते हुए कहा, तुम लोगों की इस घटिया फितरत को देखकर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं ठीक से सफाई दूं? चेहरे से ही साफ दिख रहा है कि जैसे लोमड़ी मुर्गे को बधाई देने आई हो। दिल में खोट साफ नजर आ रहा है। तुम्हारा ये लाडला है चियांग अगर एक बार भवे सिकोड़ ले, तो शायद वहां से गुजरने वाले राहगीरों की भी किस्मत फूट जाए। मजाक है, सच में एक मजाक है। मैं अस्पताल के बेड पर उठकर बैठ गया और उनके इस सुखी परिवार वाले ड्रामे के लिए तंजिया अंदाज में अंगूठा दिखाया। सच में समझ नहीं आता कि तब मेरी आंखों पर क्या पट्टी बंधी थी, जो मैं खुद को कोई मसीहा समझ बैठा था। तभी कोने में चुपचाप खड़ी लियू यानरान ने अचानक मुंह खोला और कहा, ये चैन, अब बस करो और जिद मत करो। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। तुम जो भी कहते हो, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बस वो तेजी से मेरे बिस्तर के पास आई और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मेरा हाथ थाम लिया। हर कोई लियू यानरान की बातों से हैरान था, लेकिन केवल मैंने ही उसकी आंखों में वो हिचकिचाहट देखी। मैं इतने सालों से लियू यानरान के साथ रह रहा हूँ। वह कोई भी काम सोच समझ कर ही करती है, जैसे कोई शांत पुराना पेड़ हो। इसी वजह से हे कियांग के साथ उसके रिश्ते हमेशा सामान्य ही रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह हे कियांग को पसंद नहीं करती थी। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले जाकर फर्श पर सुलाओगे क्या? क्या तुम्हारे घर में अब मेरे लिए कोई जगह बची है? तुम्हारे घर के राशन कार्ड में तो अब मेरा नाम तक नहीं है। मुझ जैसे बाहरी इंसान को घर ले जाना शायद कायदे कानून के खिलाफ होगा। लियू यानरान ने दबी हुई नजरों से हे कियांग को देखा। वह डर रही थी कि कहीं हे कियांग का ध्यान उस पर न चला जाए। तुम मेरे साथ घर चलो। उस कागज के टुकड़े से क्या फर्क पड़ता है? हम खून के रिश्ते से जुड़े बेहद करीबी लोग हैं। मैं घर पर तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम पर नजर रखूंगी। इस तरह है कियांग भी सुकून से अपनी जिंदगी जी पाएगा। तो असल में ये बात है। इसका मतलब बस मुझे कैद करने की जगह बदली जा रही है। मैंने लियू यानरान को घूर कर देखा और उसका पकड़ा हुआ हाथ झटक दिया। ये तो बस मगरमच्छ के आंसू है। ये मत सोचो कि इस तरह का भावुक नाटक करने से मैं पिघल जाऊंगा। मैं मना करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि वे सब कमरे से बाहर चले गए। बिना सोचे ही पता चल रहा था कि वे जरूर अकेले में कोई साजिश रच रहे हैं। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। इस कमरे की खिड़कियों को लोहे से मजबूत किया गया था, जैसे उन्हें डर हो कि मैं फिर से खिड़की से कूदने जैसी कोई हरकत न कर दूं। फिर जब मैंने सोफे की तरफ देखा, तो वहां एक काले रंग का चमड़े का बैग रखा था। मैंने उसे उठाया और खोलकर देखा। एक तेज धार वाला खंजर ठंडी चमक बिखेर रहा था। यह सॉन्ग याओजी का खंजर था। शायद अभी हे कियांग को रोता देख वो इतनी हड़बड़ी में उठी कि ये सोफे पर ही छूट गया। चाहे जिसका भी हो, अब ये मुझे मिल गया है तो ये मेरा है। इसके बाद मैंने खंजर को अच्छे से छुपा लिया, बिस्तर पर वापस लेट गया और देखने लगा कि ये लोग अब क्या नया ड्रामा करने वाले हैं। कुछ ही देर में दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला और गु किंग किंग अकेली अंदर आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक इंजेक्शन की सुई थी। ये चैन, मैं तुम्हें इस तरह और पागल होते हुए नहीं देख सकती। हमारे लू परिवार में तुम्हारे जैसा कोई पागल नहीं हो सकता। इस आधी बेहोशी की दवा से तुम्हारे पैरों की नसें कुछ समय के लिए सुन्न हो जाएंगी। फिर तुम कोई गलत हरकत नहीं कर पाओगे। जब तुम सुधर जाओगे, तब भी तुम मेरे प्यारे छोटे भाई ही रहोगे। मैंने गुस्से में गु किंग को घूरा। ये लोग अब मुझे फिर से किस जगह कैद करने की सोच रहे थे। गु किंग ने दरवाजा खोला और बाकी लोग भी एक एक करके तेजी से अंदर आ गए। शेन युए और सॉन्ग याओजी ने जबरदस्ती मेरी बाहों को दबोच लिया, जिससे मेरे हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। मैंने अपने पैरों से पूरी ताकत से लात मारने की कोशिश की। ये देखकर लियू यानरान ने भी उनकी मदद की। जल्द ही मेरा शरीर ढीला पड़ने लगा और मेरे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न होने लगा।
हे कियांग एक मानसिक अस्पताल को जानता है। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है। तुम जब अंदर जाओगे तो पक्के तौर पर सुधर जाओगे। मरने से गुनाह कम नहीं होते। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शिन युए ने आगे बढ़कर मुझे जबरन खड़ा कर दिया। मैंने गुस्से से भरे चेहरे के साथ आसपास के लोगों को देखा। मेरा मन घृणा से भर गया। इन लोगों के ये ढोंगी चेहरे वाकई घिनौने हैं। हे कियांग एक तरफ खड़ा था, हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। भैया, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर झो इस पूरे शहर के सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट है। उनके अस्पताल में भेजे जाने के बाद आप पक्के तौर पर ठीक हो जाएंगे। दीदी लोग, आप निश्चिंत रहिए। आगे मैं भैया को हिफाजत से सही जगह पहुंचा दूंगा। डॉक्टर झो, वह तो वही है ना जिसे हे कियांग ने अपनी रखैल बनाकर छुपा रखा है। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई कटार को टटोला। जब मैं मर नहीं सका तो जाने से पहले हे कियांग को एक बड़ा तोहफा देकर जाऊंगा। रास्ते भर गाड़ी हिचकोले खाती रही। गाड़ी रुकने के बाद हे कियांग ने दरवाजा खोला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। इस घने जंगल के बीच भला कैसा मेंटल हॉस्पिटल होगा। गाड़ी के दरवाजे के बाहर काले फ्रेम का चश्मा लगाए और सफेद कोट पहने एक औरत खड़ी थी। उसके आसपास कुछ नर्सें खड़ी थीं। मुझ पर भरोसा करो भैया, आपको ये नया अस्पताल बहुत पसंद आएगा। हाँ हे कियांग, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। मुझे कुछ लोगों ने बेरमी से कमरे के फर्श पर फेंक दिया। पहले से बंधी हुई पट्टी फर्श से टकरा गई, जिससे मेरे कपड़े खून से लाल हो गए। दर्द के मारे मेरे मुंह से कराह निकल गई। हे कियांग ने हल्के से हंसते हुए कहा, भैया, शरीर के इस मामूली जख्म की क्या औकात है। मानसिक चोट सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। तभी हे कियांग की वह रखैल, जिसे डॉक्टर झो कहा जा रहा था, अंदर आई। वह अपना सफेद कोट उतारते हुए मेरे करीब आने लगी। चूंकि इस वक्त मेरे शरीर पर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, उन दोनों ने मुझे बांधा नहीं था। मैं फर्श पर एक मरी हुई मछली की तरह पड़ा हुआ था और डॉक्टर झो को जो करना था करने दे रहा था। अभी सही वक्त नहीं आया था। हे कियांग मुझे बेबस हालत में देखकर बेहद खुश हो रहा था। विलेन को बचाने वाले टाइम ट्रैवलर, तुम्हारी क्या औकात है। मैं ही इस दुनिया का मालिक हूँ। मैं इस दुनिया का मुख्य किरदार हूँ। तुम्हारी क्या बिसात जो मेरी चीजें छीनने चले आए। तुम्हें सच बता दूं, मेरे पास चीजों को बदलने की ताकत है। तुम जो कुछ भी करते हो, मैं बस अपनी उंगली घुमाता हूँ और सब लोग भूल जाते हैं। उन्हें बस इतना याद रहता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। तो ये बात थी। तो हे कियांग शुरू से ही जानता था कि वह इस दुनिया का मुख्य किरदार है। तभी तो वह मुझसे इतना सावधान रहता था। तभी तो सब लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते थे। मेरी आंखों में हैरानी देखकर हे कियांग ने खुशी खुशी दरवाजा बंद कर दिया। अब मजे करो। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। जैसे ही हे कियांग ने दरवाजा ठीक से बंद किया, मैंने तड़पकर अपने हाथ छुड़ाए। कमरे में कदम रखने के वक्त से ही मैंने चाकू को अपनी आस्तीन में छुपा रखा था और इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने सीने पर झुके हुए उस सिर को देखा और पूरी ताकत से चाकू चला दिया। फिर मैंने उस औरत का मुंह दबोच लिया। चाकू तेजी से चला और गर्म खून के छींटे मेरे चेहरे पर आ गिरे। मेरे सीने पर झुकी वह औरत कुछ देर छटपटाई और आखिरकार भारी होकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। मैं कामयाब हो गया। मैंने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया और एक तरफ दुबक गया। जमीन पर लगातार फैलता हुआ लाल खून साफ साफ कह रहा था कि मैंने किसी की जान ले ली है। मेरा दिमाग अभी इस बात को समझ भी नहीं पाया था, लेकिन मेरे शरीर ने मुझसे पहले ही प्रतिक्रिया दे दी। मैं जमीन पर झुककर लगातार उबकाई लेने लगा। खुद को संभालो, ये चैन। असल दुनिया में तुम्हारे असली परिवार वाले और दोस्त तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं डगमगाते कदमों से खड़ा हुआ और अपने हाथ से मुंह पोंछा। मैं घिसटते हुए उस व्यक्ति के पास गया, नीचे झुका और चाबी ढूंढने लगा। चाबी मिलते ही मैंने उस बड़े दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के बाहर से हे कियांग की आवाज आई, अरे इतनी जल्दी, तुम तो बड़े बेकार निकले। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हे के आंग को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह दरवाजे की तरफ पीठ करके कुर्सी पर बैठा था और सिर झुकाए अपनी नई घड़ी को निहार रहा था। मैं बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पर चाकू अड़ा दिया।
चाकू देखने के बाद हे कियांग को होश आया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसे मेरा वह चेहरा दिखाई दिया जो खून और गंदगी से सना हुआ था। डॉक्टर झो नहीं थे। गर्दन पर बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ। हे कियांग ने खौफजदा होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। मुझसे गलती हो गई। बहुत देर हो चुकी है। बोलते हुए ही मैंने अपने हाथ से चाकू को जोर से चला दिया। कुछ ही देर में हे कियांग कुर्सी पर ढेर हो गया। एक साथ 2 लोगों को ठिकाने लगा दिया। मैं बेदम होकर जमीन पर बैठ गया। क्या आखिरकार सब खत्म हो गया? बीप। मुख्य किरदार की मौत हो गई। मुख्य किरदार की मौत हो गई। ये दुनिया 3 दिनों के भीतर तबाह हो जाएगी। उस समय कोई अज्ञात खराबी आ सकती है। कृपया समय यात्री तुरंत यहाँ से निकलें। मेरे दिमाग के अंदर मौजूद सिस्टम अचानक जिंदा हो गया और मुझे लगातार चेतावनी देने लगा। मैंने हे कियांग को भी घसीटकर उस अंधेरे कमरे में डाल दिया और डॉक्टर झो के बगल में लिटा दिया। फिर बाहर आकर उस कमरे का मुआयना किया। मेज पर हे कियांग और डॉक्टर झो की एक करीबी तस्वीर रखी थी। लैपटॉप में हे कियांग के प्रेम संबंध के वीडियो थे। पास में ही लू ग्रुप के शेयर ट्रांसफर करने का एक सहमति पत्र भी था। तो हे कियांग चुपके से लू ग्रुप को हड़पने की फिराक में था। मैंने मेज पर रखे फोन से दूसरे लोगों को मैसेज भेज दिया ताकि वे यहाँ आकर हे कियांग को ले जाएं। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी तोहफा है। ऐसा लग रहा था कि हे कियांग ने इस इमारत के सभी लोगों को वापस भेज दिया था, जो बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ। मैं नीचे से पेट्रोल उठा लाया और दूसरे सबूतों को दरवाजे पर रख दिया। समय का हिसाब लगाकर मैंने पूरी इमारत में आग लगा दी। धधकती हुई लपटों के बीच सड़क के उस पार गाड़ियों की हेडलाइट्स धुंधली सी दिखाई दे रही थी। दूर से लियू यानरान की चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई है। गाड़ियों की आवाज पास आती जा रही थी। मैं मौका देखकर छत पर भाग गया। छत से नीचे देखने पर काले धुएं के घने गुबार उठ रहे थे। मैंने खंजर को सीधा अपने दिल की तरफ ताना और आग के समंदर में कूदने का मन बना लिया। इस बार आखिरकार मुझे आजादी मिल जाएगी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, ये चेन, ऐसा मत करो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी दीदी लियू यानरान, दूसरी दीदी गू किंकिंग, तीसरी दीदी शेन यू और मेरी पत्नी सोंग याओजी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और मुझसे भीख मांग रही थी। ये चेन, हमें सब पता चल गया है। हमसे गलती हो गई। हम भविष्य में इसकी भरपाई कर देंगे। प्लीज हमारे साथ वापस चलो। लियू यानरान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इन लोगों को देखकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। हिकियांग को मैंने ही मारा है। क्यों? तुम लोग हिकियांग से बहुत प्यार करते थे ना? कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या मुझे मार डालना चाहते हो? सभी लोग दौड़ते हुए आगे आए। अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैंने खंजर को पूरी ताकत से अपने दिल में घोंप दिया और खुद पर से नियंत्रण खोकर पीछे उस अगाध आग के समंदर में गिर गया। आंखें बंद होने से पहले मुझे रुक रुक कर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कमरे में सैनिटाइजर की गंध बहुत तेज थी, जिससे छींक आने का मन कर रहा था। मैंने आंखें खोलीं तो सामने फिर से वही जानी पहचानी सफेद छत थी। कान में सिस्टम की आवाज गूंजी, माफ करना होस्ट। मूल दुनिया के मेन लीड ने कहानी को समझ लिया, जिससे स्टोरी लाइन खराब हो गई। वह दुनिया अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हमारे खराब प्रबंधन के कारण हम आपको आपके पुराने रिवॉर्ड्स देने का वादा करते हैं। बीमारी से पूरी तरह ठीक होने के अलावा हम आपको एक और मौका भी देंगे। क्या आप फिर से इस मिशन को शुरू करना चाहते हैं? मैंने अपना सिर हिला दिया। सिस्टम की आवाज कान में धीरे धीरे चलती रही। आपके जाने के बाद लियू यानरान बेहद दुखी थी और उसने भी आग के समंदर में छलांग लगा दी। गु किंकिंग ने 3 दिन और 3 रात आग के मलबे को खोदा, लेकिन उसे आपका शव नहीं मिला। अत्यधिक सदमे के कारण उसकी मौत हो गई। शेन यू, लू परिवार की इकलौती जीवित सदस्य बची और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। और सोंग याओजी को लोगों ने आपके शादी के कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया। मैं शांति से सुनता रहा। अब मैं कोई मिशन पूरा नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी पुरानी यादों को मिटा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। एक बीप की आवाज के साथ सिस्टम भी मेरे दिमाग से गायब हो गया। सब कुछ बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था। कमरे का दरवाजा खुला
और मम्मी पापा हाथ में खाने का डिब्बा लिए अंदर आए। मेरे प्यारे बेटे, अंदाजा लगाओ आज खाने में क्या है? मैंने उनकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। यही मेरी असली जिंदगी है।